हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए, उन सारे छात्रों के लिए जो कि 9वीं एवं 10वीं कक्षा में स्टडी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने 8th क्लास पास कर ली है और जो 9वीं और 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही खास वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस स्ट्रैटेजी के बारे में, उन चेंजेस के बारे में जो 9th एवं 10th क्लास के स्टूडेंट्स को अपनी लाइफ में करना चाहिए यदि वो आगे चल करके एक सक्सेसफुल लाइफ को जीना चाहते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करना चाहते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं, उनको यदि वो फॉलो करते हैं तो उन्हें उस सक्सेस को अचीव करने में और अधिक सहूलियत होगी और अधिक आसानी होगी। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो है वो एकेडमिक्स का है और दूसरा पार्ट नॉन एकेडमिक्स का है। एकेडमिक्स में हम आप अपनी एजुकेशन को किस तरीके से मैनेज करेंगे, आप एजुकेशन को मैनेज करने के लिए क्या क्या उपाय अपना सकते हैं, उन पर बात करेंगे। नॉन एकेडमिक्स में हम पढ़ाई को से अलग हट करके बाकी चेंजेस आपको अपनी लाइफ में क्या लेकर के आने हैं, किन नई चीज़ों को ऐड करना है, उनके बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या आपको नहीं करना है 9th एवं 10th क्लास के स्टूडेंट्स को, इसको लेकर के मैं अलग से एक नया वीडियो बनाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। विनर्स स्ट्रैटेजी फॉर 9th एंड 10th क्लास स्टूडेंट टू इंश्योर योर सक्सेस इन लाइफ। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो पार्ट है वो हमारा एकेडमिक पार्ट है। यहाँ पर हम एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जिसे आपको अपने दिमाग में रख के चलना है वो है सेट योर गोल फॉर 9th एंड 10th क्लास एग्ज़ाम। दोस्तों क्या होता है कि जो 9th और 10th क्लास के एग्ज़ाम्स होते हैं, 8th क्लास का जो बच्चा होता है उसकी मेंटलिटी बिल्कुल अलग होती है, उसकी आंसर राइटिंग अलग होती है, उसकी एग्ज़ाम्स का पैटर्न अलग होता है। लेकिन 9th और 10th क्लास जो होती हैं ये अपने आप में थोड़ी सी एक बड़े एग्ज़ाम के तौर पर माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें कुछ चीज़ों को चेंजेस करने होते हैं। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग में एक गोल सेट करें कि बेसिकली आप 9th और 10th क्लास में कितने मार्क्स के आसपास अपने लाना चाहते हैं। वो आपके पास एक रिटर्न बिल्कुल शांत पीस माइंड के साथ आपका एक गोल होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास एक रिटर्न क्लियर गोल होता है तो उसको प्राप्त करने के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाने में अधिक आसानी होती है। तो सबसे पहले है कि आप अपना गोल सेट करें, लेकिन साथ ही साथ यदि आपने गोल बनाया है और उस पर कोई आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो वो जो गोल है उसके बनाने का कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, यदि आप उस पर काम कर रहे हैं लेकिन उस काम में यदि कोई रेगुलरिटी नहीं है, यदि कोई रूटीन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी उस प्लान का और उस एक्शन के उतने अधिक फ्रूटफुल होने के चांसेस नहीं रहते हैं। चलिए नेक्स्ट, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि आपके पास एक गोल होना चाहिए। वो गोल रिटर्न होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं यहाँ आपको एक क्लू ये दूंगा कि आप चाहें तो एक अपनी गोल बुक या अपनी पर्सनल मैनेजमेंट बुक के नाम से एक छोटी सी डायरी बना सकते हैं, जिसमें आप अपनी इन्हीं चीज़ों को कि मुझे क्या वीकनेसेस हैं, क्या मेरी स्ट्रेंथ हैं, क्या मुझे काम करना है, मेरा गोल क्या है, मुझे किस तरीके से चीज़ों को करना है, मुझे क्या चेंजेस लाने हैं। तो डेली रूटीन में आप जो काम करते हैं, जो चीज़ें अपने मैनेजमेंट के लिए करते हैं, आप उसमें नोट कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि 2 या 3 महीने बाद, कई बार जब ऐसा होता है कि समय निकलने के बाद हम अपने गोल से हट जाते हैं, तो वो डायरी आपको आपके गोल तक ले जाने में, आपको फिर से चीज़ों को अटैच करने में बहुत हेल्प करेगी। तो सबसे पहला काम है सेट योर गोल फॉर 9th एंड 10th क्लास एग्ज़ाम। मैं केवल एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से 9th एंड 10th क्लास की स्टडी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर बात कर रहा हूँ। चलिए सेकंड हम बात करते हैं वर्क ऑन योर बेसिक्स, कंसेप्ट, डाउट एंड वीक एरियाज। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब तक 8th क्लास में पढ़ते हुए हमारे कई सारे ऐसे वीक एरियाज होते हैं मैथ्स में और साइंस में, साइंस में और इंग्लिश में। इन वीक एरियाज पर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से तैयार नहीं होंगे तो जब आप इन हायर क्लासेस के लिए तैयारी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और बेसिक्स यदि तैयार नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाना है? तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रैटेजी अपनानी है उन डाउट्स के साथ फाइट करने की। फाइट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये स्वीकार करिए कि हाँ, इन एरियाज में मैं वीक हूँ, क्योंकि जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मेरी कमियां कहाँ हैं, मेरी गलतियां कहाँ हैं, मैं कहाँ वीक हूँ, तब तक उन पर करेक्शन का काम शुरू नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करिए। उसके बाद एक टीचर, एक गाइड को खोजिए जो आपको
आपको उस बारे में बहुत प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकता हो, आपको सिखा सकता हो। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको उस पर खुद से काम करना है, खुद से लड़ना है, मेहनत करनी है। ये 1 और 2 दिन की बात नहीं है। इस पर जब आप रेगुलर काम करेंगे तब जा करके आप अपने बेसिक्स, कंसेप्ट और डाउट जो हैं या जो वीक एरियाज हैं उनमें आप स्ट्रेंथ तभी हासिल कर पाओगे जब धीरे धीरे आप उस पर आगे बढ़ोगे, खूब मेहनत करोगे, खूब लगन दिखाओगे। हार्ड वर्क एंड पैशन बहुत ज़रूरी है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। बिना पैशन के आप अपने वीक एरियाज़ को पे काम नहीं कर सकते हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और यदि आप ऐसा कर लेते हो तो जो वीक एरियाज़ हैं आपके, जो आपके वीक कंसेप्ट हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएंगे, वो आपकी ताकत बन जाएंगे। और ताकत नहीं भी बनवाए तो कम से कम आपकी मजबूरी तो बिल्कुल नहीं बने रहेंगे। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट कि अपने बेसिक्स पर, कंसेप्ट पर प्रॉपर काम करिए। अगली जो हमारी स्लाइड है वो है मेक अ रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी प्लान। देखिए, स्टडी प्लान बनाने की हर एक बच्चे की लगभग आदत होती है। अलग अलग तरीके के स्टडी प्लान बनाए जाते हैं, टाइम टेबल बनाए जाते हैं। 8th क्लास तक ये टाइम टेबल आपके पेरेंट्स भी आपके साथ बैठ करके तैयार करते हैं। 9th क्लास में टाइम टेबल में आपको एक थोड़ा सा चेंज लाना है, और वो चेंज ये है कि आपको रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी प्लान बनाना है। हम क्या करते हैं, हम टाइम ओरिएंटेड स्टडी प्लान बनाते हैं। हम घंटों में बांट देते हैं चीज़ों को और सोचते हैं कि इतने घंटे मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने घंटे मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। इसके बजाय हम रिजल्ट ओरिएंटेड प्लान पर काम करें। हम डेली और वीकली के कुछ इस तरीके के प्लान्स बनाएं कि हमें डेली और वीकली लेवल पर इतनी चीज़ों को कंप्लीट करना है। अब वो चीज़ हो सकता है कि आपकी 1 घंटे में तैयार हो जाए, और हो सकता है उसके लिए आपको 6 घंटे लग जाएं। तो अल्टीमेटली यदि वो आपको फ्रूटफुल हैं तो जो आप टाइम उस पर आप दे रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात है। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते तो रहते हैं लेकिन हमारा प्लान जो है वो घंटों के हिसाब से होता है, तो हम घंटे पूरे करने के लिए पढ़ रहे होते हैं। उसकी बजाय हम रिजल्ट ओरिएंटेड, हम कुछ सीखने का प्लान बनाएं कि मुझे इस वीक में इन टॉपिक्स को अच्छे से सीखना है, इस वीक में इन टॉपिक्स को अच्छे से सीखना है। तो आपके टॉपिक्स भी तैयार होंगे। आपको हो सकता है कभी ज़्यादा समय लग जाए, कभी कम समय लग जाए, तो इस तरीके से आपका समय भी कम ज़्यादा होके निकलता आएगा। और गोल्स को आप क्या करिएगा, डेली, वीकली, मंथली और फाइनल गोल में डिवाइड करके रखिएगा। तो जब छोटे छोटे गोल्स आप अचीव करेंगे तो फाइनल गोल की तरफ आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th क्लास तक बच्चों की क्या आदत होती है कि वो क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं या टीचर्स उनको लिख कर दे देते हैं या बुक से एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। अब आपको इसमें थोड़ा सा चेंज लाना है। आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक को सेल्फ से रीड करना स्टार्ट करना है। सेल्फ से रीड करना स्टार्ट करने के बाद उस बुक की लैंग्वेज को आपको प्रॉपर नोट्स की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। और फिर ये भी सीखना है कि यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आएगा तो मैं उसको कैसे लिखूंगा। आंसर राइटिंग की जो आर्ट है वो अपने आप में एक बहुत स्पेसिफिक है। जो बच्चा आंसर राइटिंग में बहुत अच्छा सीख जाता है, कर लेता है, उसको एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इसके पहले तक तो क्या होता है, 8th तक आपके लिमिटेड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वहीं से आंसर्स आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं और आप उनके रटे रटाए आंसर लिख देते हैं। लेकिन 9th 10th क्लास से इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं, क्वेश्चन कहीं से भी बनने लगते हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप बुक्स को प्रॉपर पढ़ें और उनमें से छांट छांट करके चीज़ों को प्रॉपर सिस्टमेटिक पॉइंट्स में नोट्स बनाएं। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब आप एग्ज़ाम के दिन आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो वहाँ आपको बहुत मशक्क़त नहीं करनी पड़ रही होगी और आप एक सिस्टमेटिक तरीके से टाइम भी मैनेज कर पाएंगे, अपनी आंसर राइटिंग स्किल को इम्प्रूव भी कर पाएंगे और चीज़ों को समराइज़ कैसे करना है इस पर भी काम कर पाएंगे। चलिए हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे 9th 10th में आ जाते हैं लेकिन 9th 10th से ही कई सारे नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी वहाँ पर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जानकारी ना हो पाने के कारण वो इन एग्ज़ाम्स में या तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं और पार्टिसिपेट करते भी हैं तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें उसका पूरा आइडिया नहीं होता है। तो यहाँ मैं कुछ एग्ज़ाम्स की एक सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम वो जो है नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम या जिसे हम राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज चयन परीक्षा कहते हैं, वो एग्ज़ाम 10th क्लास में होता है। इसकी प्रिपरेशन बच्चे को 9th क्लास से ही स्टार्ट करनी पड़ती है क्योंकि 9th और 10th दोनों का मिला करके इसमें सिलेबस आता है। एक एग्ज़ाम NSCJS का होता है। जनरली तौर पे ये एग्ज़ाम जूनियर साइंस ओलंपियाड के तौर पर जाना जाता है और 9th क्लास के लास्ट में ये नवंबर के आसपास, 9th क्लास के नवंबर के आसपास ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। इसके अलावा कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग तरीके की
कोचिंग्स 11th 12th के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सारी कोचिंग्स के लिए भी जो एग्ज़ाम होते हैं ये 10th क्लास के आसपास 10th क्लास के दिसंबर या अक्टूबर, हम कहें अक्टूबर से लेकर के फरवरी के बीच में, जब आप दिसंबर 10th क्लास में बैठ रहे होते हैं, 10th क्लास दे रहे होते हैं, तो उस समय अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच में ये सारे एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूशन के स्कॉलरशिप के। तो इनके लिए आपकी जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है ये अगस्त सितंबर में स्टार्ट हो जाती है। NSE-JS की भी हम बात करें तो इसकी प्रोसेस भी जुलाई के आसपास हो जाती है, जब आप 9th क्लास में जुलाई अगस्त में होते हैं। और नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम के लिए भी जुलाई अगस्त में 10th क्लास में इसकी लास्ट डेट रहती है। तो इन डेट्स को आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करें तो स्टार्ट वर्क ऑन योर सब्जेक्ट सिलेक्शन एंड करियर गोल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पूरी की पूरी लाइफ की जो पढ़ाई होती है उस पढ़ाई के पीछे का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ये होता है कि हम अपनी लाइफ में एक बेहतर करियर का सिलेक्शन कर पाएँ, एक बेहतर तरीके की लाइफ जी सकें और उसके लिए हम एक बेहतर जॉब ले सकें। और इन सारी चीज़ों के लिए जो हमारी डिसीजन मेकिंग शुरू होती है वो तकरीबन 10th क्लास के बाद से शुरू हो जाती है, क्योंकि 10th क्लास के बाद आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना पड़ता है। उसी सब्जेक्ट के बेस पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो। यदि आप साइंस चुनते हो तो आपको, जैसे मैथ्स चुनते हैं जो बच्चे, वो इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। जो बायो चुनते हैं वो मेडिकल फील्ड उनके लिए खुली होती है। जो कॉमर्स चुनते हैं उनके लिए अलग CA, कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसी फील्ड ओपन हो जाती हैं। ह्यूमैनिटीज़ के लिए अलग फील्ड ओपन हो जाती हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि 9th और 10th क्लास के इन 2 सालों में आप थोड़ी सी मेहनत इस बात पर ज़रूर करें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट 11th क्लास में सिलेक्ट करना है, आपको कौन सा आपका करियर गोल है, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या उसके लिए हमें ज़रूरी योग्यताएँ आवश्यक करनी हैं, क्या हमारे अंदर वो योग्यताएँ हैं, क्या हम उस वर्क और लाइफ स्टाइल को जी सकते हैं जो किसी उस पर्टिकुलर जॉब में रहने वाली है, क्या उस जॉब या उस नौकरी के लिए जिस सब्जेक्ट का सिलेक्शन मुझे करना है क्या मेरा उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, या जिस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट है क्या उस सब्जेक्ट में करियर की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के लिए 10th क्लास में बहुत ज़्यादा समय बच्चों के पास नहीं रहता है, क्योंकि वो बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खोज पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जब आप 9th क्लास में हो तब थोड़ा थोड़ा नेट पर अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से इस बारे में डिस्कस करें, एक सूटेबल करियर ऑप्शन के बारे में जानकारी खोजें, अपने आप को एनालाइज करें, उस करियर ऑप्शन को एनालाइज करें, उसकी स्ट्रेंथ देखें, अपनी स्ट्रेंथ देखें, वीकनेसेस देखें अपनी, क्या आप उन पर काम कर सकते हैं, खुद का वैल्यू सिस्टम देखें, जिस कल्चर, जिस जॉब में आप जीना चाह रहे हैं उसमें किस तरीके का कल्चर आपको फॉलो करना पड़ेगा। उन सारी चीज़ों का एक प्लस माइनस बनाते हुए, पूरा स्वैट एनालिसिस करते हुए धीरे धीरे आप चलें तो आप एक बेहतर सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर पाएंगे और बेहतर करियर ऑप्शन का आप सिलेक्शन कर पाएंगे। ये हमारा एकेडमिक सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। एकेडमिक सेक्शन के बाद अब हम यहाँ पर बात करते हैं नॉन एकेडमिक सेक्शन की। हमें अपनी डेली लाइफ में एजुकेशन को छोड़ करके और किन चीज़ों को मैनेज करना है, किन चीज़ों को ऐड करना है, सो दैट हम एक प्रॉपर तरीके की सिस्टमेटिक लाइफ भी जी सकें, एक सिस्टमेटिक स्टूडेंट भी बन सकें और एक बेहतर तरीके के एक युवक के तौर पर हमारी पहचान हो। स्टार्ट डेली वर्कआउट टू मेक योर बॉडी हेल्दी एंड फिट। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने शरीर के लिए उन सारी चीज़ों को शुरू करना है जो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देंगी। देखिए क्या होता है कि 8th क्लास 9th क्लास के बाद बच्चे की ग्रोथ एक अचानक से बहुत तेज़ स्टार्ट होती है, उसकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। बच्चा कई बार उसकी हाइट बहुत बढ़ती है और कई सारे फिजिकल चेंजेस यहाँ पर होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को बहुत बेहतर तरीके से समझें। इस एज में फूड बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए आपका खाना बहुत पौष्टिक होना चाहिए, आपको खाने को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से खाना चाहिए, खाने में बहुत लापरवाही नहीं करनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज करने की आदत थोड़ी थोड़ी ही सही आप इस एज से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यदि आप एक्सरसाइज वगैरह की हैबिट अभी नहीं डालेंगे तो 10th 11th 12th क्लास में आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फंस जाएंगे, तब भी ये हैबिट नहीं डल पाती है। और ऐसी कंडीशन में कॉलेज में जाते जाते आपको ये हैबिट डाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक्सरसाइज वगैरह की हैबिट ना हो पाने में जो हमारी बॉडी है वो वीक हो जाती है। और फिर अब आगे चल कर के यदि किसी इस तरीके की जॉब में जाना चाहते हैं, जैसे आर्मी में आप जाना चाहते हैं
या पुलिस में जाना चाहते हैं, ऐसी कई सारी ऐसी जॉब्स हैं जो वैसे एक फिट बॉडी तो हर जॉब की एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन कई के लिए वो मस्ट कंडीशन में हो जाती है, तो वहाँ दिक्कत होने लगती है। तो आपको बहुत अच्छे खाने का अपना ध्यान रखना है, एक्सरसाइज शुरू करनी है, गुड थॉट्स, आपका जो इन्वायरमेंट है, आपके आसपास जो लोग हैं वो पॉजिटिव एटीट्यूड के होने चाहिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपके आसपास क्रिएट होना चाहिए। आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हो वहाँ की जो एयर क्वालिटी है उस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। मेडिटेशन, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हालांकि इस एज में मेडिटेशन कर पाना बड़ा कठिन सा होता है, लेकिन यदि आप कर पाते हैं तो ये दिस इज़ वेरी गुड। आप योग करिए, आप प्राणायाम करिए, आप सूर्य नमस्कार करिए, ये वैसे योग हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत हद तक आपको फ़ायदा देने वाली हैं। पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट, स्पीच, डिबेट एंड लर्निंग एक्टिविटीज़। जी हाँ, इसके बाद हम यहाँ बात कर रहे हैं कि चलिए आपने एकेडमिक्स पे काम कर लिया, आप अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए भी काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको एक एक्सटर्नल एक्सपोजर की भी ज़रूरत है। उस एक्सटर्नल एक्सपोजर के लिए आपको कुछ चीज़ों में पार्टिसिपेट करना होगा। जैसे आपका कोई फेवरेट स्पोर्ट है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, साथ ही साथ स्पीच कंपटीशन हो गए, डिबेट कंपटीशन हो गए, अलग अलग लर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। इन एक्टिविटीज़ में आपको पार्टिसिपेट करना ही है। इफ़ एंड बट का तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जब आप इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, कहीं ना कहीं से एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप होता है। क्योंकि क्या होता है, अभी तक हम केवल थ्योरीज को पढ़ रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं और अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं। जब आप इन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे तो आप अपनी स्ट्रैटेजीज को यूज भी करोगे, आपके अंदर का फियर फैक्टर भी दूर होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग होगे। ये कैसे होता है? क्या होता है कि जब आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो तो कई सारी फेजेस होती हैं, आपको कई सारी फेजेस को कॉम्पिटिट करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। स्टेज फियर आपका दूर होता है, आप लोगों के सामने जा कर के मिलते हो, आप नई नई चीज़ें सीखते हो, नए नए इन्वायरमेंट को फेस करते हो, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो यदि अभी तक आप ये सब नहीं कर रहे थे तो श्योर मान के चलिए कि आपको स्पोर्ट में, स्पीच में, डिबेट में और अलग अलग जो लर्निंग एक्टिविटीज़ उनमें पार्टिसिपेट करना ही है, क्योंकि आपके पास केवल यही टाइम है। 9th, 10th और 11th, 12th क्लास में आप इन सारी चीज़ों में उतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो, और यदि आप अभी कर लेते हो तो फिर कॉलेज में जाकर के आप एक रॉक स्टार की तरीके से बिल्कुल परफॉर्म करते हो, फिर आपके पास वो फियर फैक्टर नहीं होता है। तो इससे और क्या फ़ायदा होगा? आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करेगी, आपको एक अलग पहचान मिलती है, एक कॉन्फिडेंस आता है, और आप अपनी थॉट और स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिकल अप्रोच दे सकते हो। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करें। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट जो बहुत सारे बच्चे करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो जो नहीं करते हैं वो आज से ही स्टार्ट कर लीजिएगा कि आपके घर में न्यूज़पेपर ज़रूर आता होगा, तो एक न्यूज़पेपर की हैबिट बना लीजिए। कुछ स्पेसिफिक पेज उस न्यूज़पेपर में होते हैं जो लोकल न्यूज़ को छोड़ करके इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड होते हैं, एडिटोरियल होता है, फ्रंट पेज होता है। इन पेजेस की न्यूज़ को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप यदि हिंदी के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश की न्यूज़ को पढ़ने की हैबिट रखिए, इंग्लिश की स्टूडेंट है तो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी की न्यूज़ को भी पढ़ने की हैबिट रखिए। रीज़न क्या होता है कि कई सारी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि जहां हमें दोनों लैंग्वेज की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो यदि आप ये शुरुआत कर लेते हैं तो इससे आपको दो फायदे होंगे। तो आपका जी के जो नॉलेज है वो बहुत स्ट्रांग होता चला जाएगा, आपकी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग होती चली जाएगी, और जाने अनजाने आप ऐसी कई सारी चीज़ों को जानने लगते हो, सीखने लगते हो जो आपकी एजुकेशनल सिस्टम से दूर हैं। कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फॉर्म वगैरह आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश होते हैं, वो आप जानने लगोगे। तो आप जिस दिन 9th क्लास में इंटर होते हो उस दिन से ही आपको हर दिन 10 मिनट दिन में निकाल करके न्यूज़पेपर को देना ही देना है, उसका एडिटोरियल पढ़ना ही पढ़ना है, उसका फ्रंट पेज पढ़ना ही पढ़ना है, और क्या ऐड वगैरह आई हैं कॉलेजेस की अलग अलग कंपटीशन से रिलेटेड, उन एड्स को देखना ही देखना है। इसके बाद अगला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, देखिए हम दिन भर पढ़ते हैं, बच्चे सोचते हैं हम बहुत पढ़ रहे हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं वो आप स्कूली टारगेट को पूरा कर रहे हैं, इसके अलावा आप और कुछ नहीं सीख रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि एकेडमिक्स की बुक को छोड़ करके भी आप कुछ नॉन एकेडमिक्स बुक पर भी अपना नॉन एकेडमिक्स बुक्स को भी आप पढ़ें, उनके बारे में जानें, उनके बारे में सीखें। इनमें आप किसी ग्रेट लीडर्स की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी भी ले सकते हो,
कुछ जो नॉन फिक्शन वाली मोटिवेशनल बुक्स रहती हैं, पॉजिटिव थिंकिंग की बुक्स रहती हैं, अलग अलग राइटर्स की पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बुक्स रहती हैं, तो उन बुक्स को आप नेट से कलेक्ट करके या अपने जो आपके सीनियर्स हैं, घर परिवार के जो लोग हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं, उनसे पूछ करके आप अच्छी जो बुक्स हैं अलग अलग वैरायटी की, किसी एक फील्ड की नहीं, किसी एक इंटरेस्ट की नहीं, आप पढ़िए। निश्चित तौर पर इससे आपको बहुत अधिक फायदा होने वाला है। इसके बाद ये हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है, चूज वन हॉबी ऑब्लिक स्पोर्ट ऑब्लिक स्किल एंड वर्क ऑन इट। ये आप सारी चीज़ों से बहुत अलग है। आप स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन ये उन सब चीज़ों से अलग है। आपको किसी एक हॉबी को, किसी एक स्पोर्ट को, किसी एक स्किल को इस हद तक सीखना है, इस हद तक पैशन पे ले जाना है कि आपको उसका सब कुछ लगभग पता हो। इसके दो फायदे हैं। इसका पहला फ़ायदा तो ये है कि ये आपको एक स्ट्रेंथ देता है, आपका टेंशन कम करता है। दूसरी चीज़, आपको एक पार्ट टाइम जॉब या करियर ऑप्शन के तौर पे भी डेवलप कर लेता है। और साथ ही साथ जब किसी आप बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का इंटरव्यू देने जाते हो तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर एक चीज़ पूछी जाती है कि आपकी हॉबी क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको क्या करना अच्छा लगता है। आपको स्पोर्ट खेलना अच्छा लगता है तो कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं, फिर उससे रिलेटेड जानकारी वो आपसे पूछते हैं। और ये जो जानकारियाँ रहती हैं, कई सारे लोगों को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने इस पर कुछ काम नहीं किया होता है। और यदि आप 9th क्लास से इस पर जुड़ जाते हैं, एक हॉबी अपनी फिक्स कर लेते हैं, उस पर थोड़ा बहुत चीज़ें जानकारी रखते रहते हैं, तो 5-7 साल में आपके पास इतना डेटा हो जाएगा कि आपके पास एक अच्छा खासी जानकारी होती है और आप फटाफट जवाब देते चले जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आता है कि जो इंटरव्यूअर होते हैं उनको पता रहता है कि बच्चे को यदि अपनी हॉबी के बारे में इतना इन डेप्थ नॉलेज है, इसका मतलब है सीधा सीधा कि बच्चा जो है वो कीन ऑब्जर्वर है, बहुत सिस्टमेटिक लाइफ जी रहा है और निश्चित तौर पे ऑर्गेनाइजेशन को भी बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम करेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एक हॉबी चूज़ करें, स्पोर्ट, कोई स्किल, उस पर बहुत इंटरेस्ट के साथ, पैसन के साथ आप काम करिए। उसकी रिटर्न डायरेक्ट इन्फॉर्मेशंस, उसकी स्किल वाइज इन्फॉर्मेशंस आपके पास सब कुछ होनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। कई सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में फॉलो करते होंगे, कई सारी चीज़ें फॉलो नहीं करते होंगे, तो निश्चित तौर पर आप आज से ही, अभी से ही इन चीज़ों को अपनी हैबिट में ले आइए, क्योंकि ये आपको आपकी लाइफ में आपके सपने पूरे करने के लिए, आपको सक्सेस की तरफ ले जाने के लिए बहुत काम में आने वाली हैं। तो ये था मेरा वीडियो। आप एक बार फिर से आपसे विदा लेता हूँ और एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर से बहुत जल्दी मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।